आप सब लोग गूगल तो इस्तेमाल करते ही होंगे। पिछले कुछ सालों में गूगल ने हमारी जिंदगी बदल कर रख दी है। आज चाहे हम सामान खरीदना चाहें, चाहे दुनिया जहान की खबरें पाना चाहें, गूगल हम लोगों के लिए बड़ा जरूरी हो गया है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो गया है। और यही सारी बातें हम फेसबुक के बारे में भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं या फिर ये जो कंपनीज हैं, इन्होंने हमारे जीवन जीने के तरीके को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। और ये उन्होंने किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं किया, किसी एक देश के लिए नहीं किया, बल्कि दुनिया के लिए किया। फॉर बिलियंस ऑफ पीपल दे चेंज देयर लाइव्स, दे चेंज द वे दे लिव्ड। इतना कुछ करने के बावजूद भी ना गूगल के को फाउंडर और ना ही फेसबुक के को फाउंडर इस समय पर दुनिया के टॉप 5 अमीर लोगों में से हैं। लेकिन भारत के गौतम अडानी इस समय विश्व के दूसरे सबसे अमीर आदमी बन गए हैं, पिछले 15 दिनों में अपनी संपत्ति को 1 लाख करोड़ रुपया बढ़ाकर। सूत्रों की माने तो इस समय पर उनकी संपत्ति 12 लाख करोड़ रुपए है। आप जानते हैं 12 लाख करोड़ कितने होते हैं? बस 12 लिखिए और 12 के पीछे 12 जीरो लगा दीजिए। अब ये बताइए कि आपकी सैलरी कितनी है अगर मिलती है तो। CMI का ताजा तरीन डेटा और उसके साथ साथ ही विश्व के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट भारतवासियों को मुंह चढ़ा रही है। भारत के बेरोजगारों के मुंह पर तमाचा मार रही है, ये कहते हुए कि चाहे तुम भूखे मर जाओ, साहब के मित्र जरूर पैसा भी कमाएंगे, आगे भी बढ़ेंगे। ये सारी बातें आज के एपिसोड में। नमस्ते, युवा की बात में आपका स्वागत है। बहुत दिनों से लगातार बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की बात मैं करती आ रही हूँ। जब टीवी डिबेट्स में भी जाती हूँ तो वहां पर भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात जरूर करती हूँ, ताकि भारत के लोगों को ये पता लग सके कि इस समय पर हालात कितने विकट हैं, समस्या कितनी बड़ी है। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे ही टीवी चैनलों में ऐसे चरण चंपक एंकर्स हैं जिनसे अगर सच कहा जाए तो वो बिलबिलाने लगते हैं। कुछ दिनों पहले मैं दूरदर्शन के एक शो पर गई थी, जहां पर मैंने कहा कि भारत में 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नौकरी करने लायक हैं, और उसमें से 43 करोड़ लोगों ने, या लगभग आधे लोगों ने, नौकरी देखना ही छोड़ दिया है। यानी कि वो नौकरी की तलाश ही नहीं कर रहे हैं, इतना परेशान हो चुके हैं इस माहौल से। तो उस समय पर वहां के चश्मे वाले एक एंकर ने कहा 90 करोड़, 90 करोड़, इस तरह की बातें वो करने लगे। शायद उनको लगा कि हमारे देश में 90 करोड़ लोग ऐसे हैं ही नहीं जो कि रोजगार की तलाश कर रहे हों। लेकिन अगर इन्हीं टीवी एंकर से यह कह दिया जाए सरकार के द्वारा कि हमने 80 करोड़ लोगों को PDS सिस्टम के थ्रू राशन बांटा है, तो वो एकदम से मान जाते हैं। एक बात सोच कर देखिए, लॉजिकली अगर सरकार 80 करोड़ लोगों को PDS के थ्रू, यानी राशन की दुकानों के थ्रू राशन बंटवा रही है, तो क्या हमारे देश के हालात अच्छे हैं? अगर हमारी देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, उसमें से 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है, तो क्या देश इस समय पर किसी अच्छी अवस्था में है? सच सुनना किसी भी टीवी एंकर को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर सच सुन लिया या उनके टीवी पर सच बोल दिया गया तो उनके साहब उनसे नाराज हो जाएंगे और उनका मंथली पेचेक शायद उन्हें नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज आप लोगों के सामने इस बात को क्लियर कर देना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ध्यान रहे कि जब आखिरी बार सेंसस हुआ था, उसके अनुसार हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ थी। आज ये जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग भी हो सकती है। तो अगर हम 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 90 करोड़ लोग ऐसे हैं जो युवा हैं इस समय पर, यानी कि वो हमारी वर्कफोर्स का, हमारी लेबर फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। लेबर फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं मतलब ये ऐसे लोग हैं जो कि इस समय पर काम कर सकते हैं, जो नौकरी कर सकते हैं, जो कोई व्यवसाय खोल सकते हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्री खोल सकते हैं, MSME इंडस्ट्री खोल सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। यानी ऐसे लोग जो कि अपने समय का, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके ना सिर्फ खुद के लिए पैसा कमा सकते हैं, बल्कि भारत की GDP की तरफ भी अपनी तरफ से योगदान दे सकते हैं। कुछ दिनों पहले, कुछ महीने हो चुके हैं इनफैक्ट, CMI की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार भारत में लगभग आधे लोग ऐसे हैं जो इस समय रोजगार के लायक हैं और उनके हाथ में रोजगार नहीं है। CMI ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो वाकई डरा देने वाले हैं। उन्होंने ये कहा कि अगस्त 2022 में, यानी पिछला जो महीना बीता, वहां पर भारत में बेरोजगारी की दर थी 8.3%, यानी 8.3%। इसके साथ साथ ही CMI ने यह भी कहा कि पिछले महीने में
भारत की लेबर फोर्स में लगभग 4 मिलियन लोग नए ऐड हुए और लगभग 2.1 मिलियन जॉब्स चली गई। अगर सामान्य शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो पिछले महीने यानी अगस्त 2022 में लगभग 40 लाख लोग ऐसे थे जो कि अब भारत की लेबर फोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। उन्हें नौकरी चाहिए, शायद वो अपने कॉलेज से पढ़ लिख कर बाहर आए हैं, उन्हें डिग्री मिल गई है, या फिर वो किसी भी कारण से अब नौकरी ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ ही लगभग 21 लाख नौकरियां भारत में खत्म कर दी गई हैं। यानी एक और जहां पर नौकरी मांगने वालों की संख्या 40 लाख से सिर्फ एक महीने में बढ़ गई, वहीं पर जो नौकरियां घटी हैं वो है 21 लाख। यानी कि पूरे महीने में अगस्त 2022 में 21 लाख नौकरियां, 21 लाख पद खत्म हुए। और ये कोई आम नौकरियां नहीं है, ये सैलरीड जॉब्स हैं, यानी कि ऐसी जॉब्स जो कि लोगों को स्टेबल इनकम प्रोवाइड करती है, महीने के महीने उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, महीने के महीने राशन लेने के पैसे देती है, बच्चों की स्कूल की फीस भरने के पैसे देती है। यानी ऐसी नौकरियां जो कि आपको घर चलाने के पैसे देती हैं। अब एक तरफ आप इस न्यूज को रखिए और दूसरी तरफ रखिए उस न्यूज को जहां पर BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया ने अपने रूल्स में चेंज करने के बारे में सोचा है, ताकि माननीय गृह मंत्री जी के सुपुत्र जय शाह जी अब कुछ और समय के लिए BCCI के सचिव बनकर रह सके। जय शाह ने कितनी क्रिकेट खेली है, उनको क्रिकेट की कितनी नॉलेज है, या फिर इतने बड़े ऊंचे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उन्होंने पहले कितना काम किया है, ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जानने की ज़रूरत है कि वो अमित शाह के बेटे हैं और इसीलिए उनके लिए एक संस्था अपने सारे नियम कायदे कानून बदलने को तैयार है। एक तीसरी न्यूज़ इसके साथ और जोड़िए, वो है गौतम अडानी का दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बनना। लगभग 2 हफ्ते पहले वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने थे और उस समय पर उनकी दौलत थी 11 लाख करोड़, और लगभग 2 हफ्ते बाद उनकी दौलत में 1 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। 1 लाख करोड़ यानी 1 फॉलोड बाय 12 जीरोज, यानी पहले 1 लिखिए, फिर लाख के 5 जीरो लगाइए और उसके बाद आप करोड़ वाले 7 जीरो लगाइए। इतनी दौलत उन्होंने कमाई है पिछले लगभग 2 हफ्तों में, और वो बन गए हैं दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी। क्या उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी एक कंपनी को जन्म दिया जिसने पर्सनल कंप्यूटिंग को बदल के रख दिया? क्या उन्होंने एप्पल जैसे एक ब्रांड को जन्म दिया जो कि दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स में गिना जाता है? क्या उन्होंने दुनिया की सबसे रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी कंपनी का उन्होंने शिलान्यास किया या उसको शुरुआत किया? नहीं। क्या गूगल और फेसबुक जैसे प्रोडक्ट्स उनकी देन है? नहीं। क्या विश्व में ऐसा कोई काम हुआ है जिसमें गौतम अडानी ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया हो, जिसके कारण पूरे विश्व के लोगों का जीवन ही बदल गया हो, जैसे कि अमेजॉन? नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी आज गौतम अडानी विश्व के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, क्योंकि चाहे लैरी पेज ने कुछ भी बनाया हो, चाहे मार्क ज़करबर्ग ने कुछ भी बनाया हो, कैसा भी प्रोडक्ट बनाया हो, फर्क नहीं पड़ता। अडानी जी ने एक मित्र बनाया है, और वो मित्र ऐसा है जो भारत की सारी संपत्तियां बेचकर भी अपने मित्र का फायदा कराएगा, जो कि भारत के सारे किसानों की जिंदगी को दांव पर लगाकर भी अपने मित्र का फायदा करवाएगा। जो भी लोग किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं या जिन्होंने अपनी आंखें खोलकर उसे देखा है, वो ये जानते हैं कि किसान आंदोलन पर आखिर क्यों बैठे थे, और जो नए फार्म बिल्स लाए गए थे, कृषि बिल लाए गए थे, उससे फ़ायदा आखिर किसका होता है। तो यहाँ पर सवाल बहुत ही सीधा साधा सा है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। चाहे आप भारत के एक आम नागरिक हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे आप भाजपाई हो, चाहे अंध भक्त हो, चाहे नॉर्मल भक्त हो, चाहे किसी के भी भक्त हो, सवाल बहुत सिंपल है आप लोगों से कि इस ऐसे समय पर जब देश में लगभग आधे लोग जो कि इस समय नौकरी कर सकते हैं, GDP इस देश का बढ़ा सकते हैं, अपने लिए कमा सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जब इतने सारे लोग लगभग 43 करोड़ पीपल अगर बेरोजगार घूमेंगे तो देश का क्या होगा। जहां हमें भारतीय बनना था वहां पर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनेंगे। जहां पर हमें भारतीय बनना था वहां हम हिंदू, मुसलमान, जैन, सिख, ईसाई बनेंगे।
जहाँ पर हमें भारतीय बनकर आगे प्रोग्रेस करनी थी, वहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे। उनके बेटों के लिए किसी भी तरीके से संस्थाओं के नियम बदल दिए जाएंगे, और नियम आपके बेटों के लिए भी बदलेंगे, लेकिन इसलिए नहीं ताकि उन्हें नौकरी मिले, बल्कि इसलिए ताकि वो 4 साल के लिए अग्निवीर बने और उसके बाद वही अग्निवीर का तमगा लटकाकर भरी जवानी में रिटायर होकर आपके घर पर आकर वापस बैठ जाए। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिंच की अगर माने तो उनके अनुसार जून के समय पर भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 7.8% इस साल में होनी चाहिए थी, लेकिन अब सितंबर के माह में उन्हें भी भारत को लेकर आशंकाएं होने लगी हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ दर 7% ही होगी, यानी 7.8 नहीं होगी, 7.8 नहीं होगी, ओनली 7% होगी। और वो यही नहीं रुकते, वो कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की जीडीपी ग्रोथ दर और कम हो जाएगी और 6.7% यानी 6.7% हो जाएगी। यानी फिंच को भी, जो ग्लोबल एजेंसीज हैं, उनको भी ये लग रहा है कि भारत में इस समय पर जीडीपी की ग्रोथ ठीक से नहीं हो सकती, और होगी भी कैसे, क्योंकि जिन लोगों को जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूट करना था उनके पास तो रोजगार ही नहीं है। जिन लोगों को अपने लिए छोटे काम धंधे खोलने थे, जिन्हें सप्लाई चेन्स में नौकरी करनी थी, जिनको प्राइवेट सेक्टर को और आगे बढ़ाना था, जिन्हें अपने रोजगार खोजने थे, अपने साथ साथ ही दूसरों के लिए रोजगार के अवसर बनाने थे किसी बिजनेस के द्वारा या किसी कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा, वो लोग तो अब सारे के सारे बेरोजगार बैठे हुए हैं घरों पे। और सरकारी नौकरियों की तो बात ही मत कीजिए। अगर आप लोग ध्यान दे रहे हैं तो आपको पता लगेगा किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, और जहां प्राइवेटाइजेशन बढ़ता जाएगा वहां पर सरकारी नौकरियों में समस्या जरूर आएगी। सामान्य रूप से अगर प्राइवेट सेक्टर बढ़ता है तो उसमें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन अगर एक दो व्यक्तियों को ही पूरा का पूरा गवर्नमेंट सेक्टर बेच दिया जाए तो नेचुरल सी बात है कि जो नौकरियां सरकार बचा कर रखती थी वो नौकरियां अब बची नहीं रहेंगी। और इसके साथ साथ ही भारत में रोजगार को लेकर जो भी हमारा एक सेंटिमेंट है, पॉजिटिव सेंटिमेंट हमेशा रहता था ना, ऐसा लगता था कि हमारा बेटा पढ़ेगा, नौकरी करेगा, उसके बाद घर बनाएगा, गाड़ी लेगा। आपके खुद के कुछ सपने होंगे कि मुझे ये वाली नहीं वो वाली कार चाहिए, आज पापा का स्कूटर चला रहा हूँ, कल अपनी खुद की बाइक खरीदूंगा। इन सारे सपनों पर पानी फिर सकता है अगर जीडीपी सही तरीके से ग्रो नहीं करती है, अगर भारत में रोजगार के और सारे अपॉर्चुनिटी नहीं पैदा होते हैं। और पैदा कैसे होंगे, सरकार का ध्यान जेन्युइनली इस तरफ नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर किसी भी बात को मानने से मना कर दे। उसके अलावा जो मीडिया है, जिसे आपको सच दिखाना चाहिए, जिसको आपको सच बताना चाहिए, जैसे सवाल पूछने चाहिए सरकार से, वो आखिरकार विपक्ष से सवाल पूछता है, विपक्ष को अक्यूज करता है। लेकिन जो लोग इस समय सत्ता में बैठे हैं उनसे बात नहीं करता, उनके साथ कोई संवाद नहीं रखता, वहाँ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, उनसे नहीं पूछता कि भैया ये बताइए कि इतने सारे बेरोजगार भला क्यों भटक रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं। मीडिया का भी शायद ग्राउंड से कनेक्ट कम हो गया है, क्योंकि वो लोग भी एक सेलिब्रिटी कल्चर के पीछे दौड़े चले जा रहे हैं। अगर सेलिब्रिटी कल्चर मीडिया वालों में भी घुस जाएगा तो भला मीडिया चौथा स्तंभ कैसे बना रहेगा। बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं चाहती हूँ कि आपने अगर ये एपिसोड पूरा देखा है तो आप ज़रूर सोचें कि भारत किस ओर जा रहा है, आपका भविष्य कहाँ है, किस ओर जा रहा है, आपको रोज़गार मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जात पात की अफीम खाकर ही आपका काम चलाया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।